नमस्कार। आज हम समाजशास्त्री जी.एस. घुर्रे के कास्ट एंड इंडियन साधुस के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। जी.एस. घुर्रे, जिनका जन्म 1893 में हुआ और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। जी.एस. घुर्रे उन इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट में से हैं जिन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करने में योगदान दिया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत शास्त्र, जिसे हम इंडियोलॉजी भी कहते हैं, जैसी नॉलेज की शाखा की भी नींव डाली। जी.एस. घुर्रे का जो काम है वो बहुत वाइड रेंज का है। उन्होंने लिटरेचर पर भी लिखा है। उनकी रचनाएं धर्म, कला, इतिहास जैसे विषयों पर है। वो सोशोलॉजिस्ट, इंडियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तीनों ही रहे और उन्होंने अपने कामों में सांख्यिकीय सामग्री के आधार पर भारत की जनजातियों, प्रजातियों और जातियों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने बीए में संस्कृत सब्जेक्ट से पास की, बहुत अच्छे नंबर आए थे उनके। 1920 में घुर्रे ने इंग्लिश में एमए किया बॉम्बे से। इसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए सोशियोलॉजी विषय में इंग्लैंड में अप्लाई किया, जहाँ पर कि उन्हें फेलोशिप मिली और उन्होंने कैम्ब्रिज से उन्हें 1923 में पीएचडी की उपाधि मिली। इंग्लैंड में उनके सुपरवाइज़र एल.टी. हॉबाउस थे, जो कि उस समय के एक प्रख्यात समाजशास्त्री थे। वहीं पर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेडसन, जिन्होंने अनेक पिछड़ी हुई जनजातियों की संस्कृतियों का अध्ययन कर रहे थे उस समय, वह हेडन से भी मिले और W.H.R. रिवर्स से भी मिले। इसके बाद 1924 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सीधे रीडर की पोस्ट पर वो नियुक्त हो गए। घुर्रे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के अध्यक्ष भी रहे 1942 से 1948 तक। 1952 में उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसी सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने उन्हीं के टाइम से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल का भी पब्लिकेशन शुरू किया। वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने बहुत से हिंदू धर्म ग्रंथों का भी व्यापक रूप से अध्ययन किया और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो कि अपने समय में जाकर बहुत इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट बने, जिसमें प्रमुख हैं M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, I.P. देसाई, M.S. गोरे, इरावती कर्वे, K.M. कपाड़िया, M.S.A. राव उल्लेखनीय है। घुर्रे ने जातियों और जनजातियों, भारतीय साधुओं, ग्रामीण शहरीकरण, भारत में धार्मिक विश्वास, रीति रिवाजों, भारतीय कला और संस्कृति और समाज के बारे में व्यापक अध्ययन किया। यहाँ पर हम उनकी दो ही चीज़ों पर ज़्यादा जोर देंगे, वो है इंडियन साधुस पर जो उनकी बुक लिखी थी 1953 में, और दूसरी उनकी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1969। कास्ट एंड रेस इन इंडिया को रिवाइज फॉर्म में कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के नाम से पब्लिश किया गया। ये एक बहुत ही घुर्रे की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हम इस बुक पर थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये इसी पुस्तक में उनके कास्ट के बारे में जो उनके कंसेप्ट थे वो क्लियर होते हैं। उन्होंने शुरू में ही ये कहा कि कास्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स
कंसेप्ट है। कास्ट को हम इजीली किसी एक छोटी सी परिभाषा में हम नहीं बता सकते हैं। और एंड ही आर्ग्यू दैट कि विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित व्यवसायों ने किसी प्रकार जाति व्यवस्था को एक स्थायी रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यवसाय निर्धारित किए गए वो शुरू से नहीं थे, बल्कि जो जातियों को बिल्कुल एकदम जन्मजात आप किस जाति के सदस्य हो गए, ये ऑक्यूपेशन का इसमें बड़ा रोल रहा। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों के आधार पर उन्होंने इस कि किस तरह से वर्तमान में परिवर्तन आ रहे हैं और जाति समूह किस प्रकार वर्गों में भी बदल रहा है। और पर उन्होंने बाद में कहा कि जाति व्यवस्था वर्गों में बदल रही है, ठीक है, पर भारत में जाति व्यवस्था कभी भी पूरी तरह से कास्ट कभी भी पूरी तरह से क्लास स्ट्रक्चर में बदल जाएगी, ये नामुमकिन है। घुर्रे की ये पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट चैप्टर जाति की विशेषताओं तथा लक्षणों के बारे में है, दूसरा प्रकृति और विस्तार के बारे में है, तीसरा चैप्टर विभिन्न युगों में जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक स्वरूप का विश्लेषण करता है। क्योंकि वो इंडियोलॉजी और संस्कृत का ज्ञान रखते थे, तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, मनुस्मृति और इनके आधार पर भी जाति व्यवस्था को समझने और जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों और जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका सामाजिक रचना और सोशल वैल्यूज़ पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसका भी अध्ययन किया। 5th चैप्टर में उन्होंने भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय यानी रेसेस का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि प्रजातीय विभिन्नता किस सीमा तक किस प्रकार जाति विभाजन के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है इंडिया में, उसमें प्रजातीय विभिन्नताओं के आधार पर ही जातिगत नियमों की कठोरता तथा शिथिलता की विवेचना की। इस पुस्तक के 6ठे अध्याय में भारत के बाहर विश्व की प्रमुख प्रजातियों, रेसेस और एथनिसिटीज़ जो हैं उनकी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख किया और किस प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रजातियों के लोगों का भारत में आगमन हुआ और भारत में प्रजातीय मिश्रण बढ़ता गया, किस तरह से इंटरमिक्सिंग हुई डिफरेंट रेसेस की, इसके बारे में अध्ययन है। 7th चैप्टर में उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति इसके संबंधित निष्कर्ष दिए कि यह केवल प्रजातीय विभाजन या प्रजातीय मिश्रण के आधार पर ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को नहीं समझना चाहिए। और उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए कि और उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की योजना काफ़ी हद तक ब्राह्मणों ने स्वयं ने ही बनाई है और स्वयं को उसमें ऊंचा स्थान दे दिया। 8th चैप्टर बताता है कि ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए। इस काल में एक और आपकी वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, आपकी नवीन न्याय व्यवस्था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जाति के परंपरागत जो नियम थे वो ढीले होने लगे। दूसरी ओर नए कानूनों, नगरीकरण, स्वतंत्रता के आंदोलन के स्वरूप विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलकर काम करने का जो उन्हें चांस मिला, इसके बाद भी जाति विभाजन की कठोरता कोई बहुत कम नहीं हो पाई। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासक ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखकर हिंदू समुदाय को एकीकरण को मजबूत ही नहीं होना चाहते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो डिवाइड एंड रूल पर जो उनका फेथ था ब्रिटिशर्स का, वो उन्होंने भी माना। अध्याय 9 में अनुसूचित जातियों की परिस्थिति तथा भारत में अस्पृश्यता को जन्म देने में प्रजातीय भेदभाव की भावना का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी और रेस किस तरह से
जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर जो संविधान में घोषित जनजाति अनुसूचित जनजातियां हैं उनको लिया। प्रोफेसर घुर्रे ने प्रजातीय कारकों, पवित्रता, अपवित्रता, प्योरिटी, इम्प्योरिटी के रूल्स और संबंधी विचारों और धर्म ग्रंथों से में दी गई व्यवस्था को इसके लिए उत्तरदायी माना। 10वें चैप्टर में घुर्रे ने व्यवसाय और जाति के संबंधों में पर फोकस किया। जाति विभाजन के प्रारंभिक काल में व्यवसाय पूरी तरह आनुवंशिक नहीं थे, उनका मानना था, और मध्यकाल में जब मनुस्मृति या स्मृतिकालीन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया, तब प्रत्येक जाति के व्यवसाय अनुवांशिक या हेरिडिटरी होते चले गए। जिस प्रकार विभिन्न जातियों के बीच एक निश्चित स्ट्रेटिफिकेशन या जिसमें संस्तरण था, उसी प्रकार विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले जो व्यवसाय हैं उनमें भी प्योरिटी, इम्प्योरिटी के आधार पर एक दूसरे को ऊंचा या नीचा माना जाने लगा। इसमें उन्होंने हेरिडिटी के आधार पर जो व्यवसायों में परिवर्तन हो रहे हैं उन पर उल्लेख किया। 11वें अध्याय में घुर्रे ने इस प्रश्न पर विचार किया कि जाति में होने वाले परिवर्तनों के कारण क्या जाति व्यवस्था वर्ग में विशेष में बदलेगी या सामाजिक वर्ग की अवधारणा जो कि मार्क्स ने दी थी आर्थिक वर्गों की प्रकृति से उसकी तुलना की। उन्होंने मार्क्स को इंडियन जातियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें मार्क्स के कंसेप्ट को यूज़ किया। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्गों की प्रकृति से उसकी तुलना की। जाति के उन प्रतिमानों का वर्णन किया जिनकी विशेषताएं वर्ग व्यवस्था के समान है। इसके बाद भी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि भारत में जाति व्यवस्था, जो हमने पहले बताया था, कभी वर्ग व्यवस्था के रूप में बदल सकेगी। 12th चैप्टर में घुर्रे ने जाति व्यवस्था के फ्यूचर और उसकी भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के पूरी तरह टूट जाने की संभावना तो प्रबल है। घुर्रे ने विभिन्न दशाओं के संदर्भ में निकाला कि जातिगत संगठनों से इस व्यवस्था का और अधिक दृढ़ीकरण हुआ है, ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है जाति व्यवस्था। जाति के नियमों में परिवर्तन होने के बाद भी जातिगत विभेदों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। मतलब नियम भी बदल रहे हैं, आप ओपन भी हो रहे हो, पर जाति बहुत अभी भी इम्पोर्टेंस है उसकी, और जाति और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं इन 12 चैप्टर्स के द्वारा कि जाति को समझने के लिए घुर्रे के विचार बहुत ही एक अपना इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं समाजशास्त्र में। थैंक यू सो मच।